Hello and good morning friends, welcome to the CEC EduSet live lecture. Dear friends, as you know that since our previous sessions we have been talking on TV and video production. This is the third lecture in this series, and so far we have talked on various aspects of production for television as well as for the videos. We have tried to understand what are the essential ingredients when we are producing the programs for television and video. Dear friends, as we talk about this session today, we are going to discuss about structure, shooting script, multi-camera setup as well as run order and many other aspects related to production. And for this we have once again within our studio Mr. Abbas Muzaffar. Mr. Abbas Muzaffar has immense experience in production of television and video programs, and I believe that he is the most appropriate person to talk on generating the skills for video and TV production. So without wasting any time, I would like to welcome our guest Mr. Abbas Muzaffar. Mr. Muzaffar, welcome once again to the EduSet live lecture. Thank you. नमस्कार, मैं आप लोगों का भी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी ये सीरीज़ जो है लेक्चर की जो हमने स्टार्ट किया है, इसका मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपको एक वीडियो का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके प्रोसेस से आपको फेमिलियर कराना, आपको हर एक स्टेप पर आपको क्या करना है ताकि आप फाइनली जो है एक अच्छा प्रोग्राम बना सकें। हमने शुरुआत करी थी एक छोटा सा आप एक रिकैप कर लेते हैं। हमने शुरुआत करी थी कि आपको सबसे पहली स्टेज जो होती है वो आपकी आइडिएशन की है। जब आप एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं, आप सोचते हैं कि किस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, क्या आपका सब्जेक्ट है, और फिर उस सब्जेक्ट को कैसे डेवलप करते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट नोट बनाते हैं, और उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी आपको निकालनी है उसका रिसर्च आप करते हैं, और उस रिसर्च में आपको किन किन पहलू पे काम करना है, ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों पे बात कर चुके हैं। अगर आपको और विस्तार से इन चीज़ों को समझना है तो आप पुराने जो लेक्चर हैं वीडियो और टीवी प्रोडक्शन पे उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, और वो यूट्यूब पे आपके पास हमेशा हैं। और आप जान सकते हैं कि हमको किस तरीके से एक सकारात्मक, एक डिटेल्ड रिसर्च करना है जिससे हम एक अच्छा बढ़िया प्रोग्राम का वीडियो बना सकें, जो कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। हमारे पास टीवी है, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे पास स्मार्टफोन है, और वगैरह वगैरह। आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर यह है कि ग्रामर जो है वो सेम है, तरीका सेम है, प्रोसेस लगभग एक ही है। टेक्नोलॉजी फ़र्क हो जाती है, कुछ माइनर चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं जो कि हम कभी किसी और सेशन में जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुँचे थे कि हमको कैसे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, और टीवी प्रोडक्शन या वीडियो प्रोडक्शन की जो एक स्क्रिप्ट होती है उसका एक स्ट्रक्चर बनना है। तो उस स्ट्रक्चर में आपकी स्क्रिप्ट फिट होनी चाहिए ताकि आपका उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो, और जो भी लोग आपके साथ टीम में जुड़े हुए हों उनको सबको पता होना चाहिए कि आपका कार्यक्रम जो है वो कैसे शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो हमने बात करी थी कि एक 6 कॉलम की आप स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसका ये फॉर्मेट है, जिसमें इन 6 कॉलम्स में मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। पहली टेबल जो है उसमें सीरियल नंबर है, मतलब आइटम नंबर के 1 2 3 4 क्या क्या चीज़ें होंगी। दूसरा जो कॉलम है उसमें आपका ऑडियो का पार्ट है। तीसरा कॉलम जो है उसमें जो भी वीडियो से संबंधित चीज़ें होंगी वो आएंगी। चौथा कॉलम है उसमें जो भी ग्राफिक्स या इफ़ेक्ट्स, विजुअल इफ़ेक्ट्स या कोई भी चीज़ जो आप ग्राफिक्स या पैकेजिंग के टूल से जनरेट करते हैं वो चीज़ें होंगी।
फिर उसके बाद ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज़ कितनी देर तक चलेगी। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन पांचों कॉलम में नहीं फिट हो रही है, उनके लिए आप एक मिसलेनियस या रिमार्क का कॉलम रख सकते हैं जिसमें आप वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो अब मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोग्राम है जो कि जिसमें पहला आइटम आपका क्या है, आपका पहला आइटम है कि आपका एक म्यूज़िक के साथ शुरू होता है। तो ऑडियो में आपका म्यूज़िक ट्रैक आ गया। अब उस म्यूज़िक ट्रैक में क्या है, क्या लिरिक्स है या उसकी डिटेल जो है वो आप उसमें बता दें, तो आपके पास एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा म्यूज़िक चलेगा। उसमें वीडियो में क्या होगा, वीडियो में या तो आपकी टाइटल सीक्वेंस हो सकती है या आपकी कुछ इमेज हो सकती हैं, कोई स्टिल इमेज का मोन्टाज हो सकता है। मोन्टाज माने कई सारी इमेजेस को एक साथ जोड़ करके एक पैकेज बनाना, उसको हम मोन्टाज कहते हैं, जो कि एक फिल्म और टीवी की सही टर्मिनोलॉजी है। और फिर ग्राफिक्स में क्योंकि अब ये हो सकता है कि ये जो आपकी वीडियो सीक्वेंस है ये ग्राफिकली जनरेटेड है, इसमें आपने ग्राफिक के टूल से जो है वो कलर्स और टेक्सचर या कोई सीक्वेंस आपने क्रिएट करी। अक्सर आप देखते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो उसकी शुरुआत जो होती है वो एक ग्राफिक्स पैकेज होता है। तो आप उसमें ग्राफिक्स या में आप नोट लिख सकते हैं कि आपका वो ग्राफिक्स पैकेज है या VFX है या जो भी है। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन आपकी 10 सेकेंड है या 20 सेकेंड है या 5 सेकेंड है या जो भी है। एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन हम लोगों की टीवी के प्रोग्राम में ओपनिंग सीक्वेंस की 20 सेकेंड होती थी, इसलिए मैंने 20 सेकेंड लिख दिया है। मगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की डिमांड क्या है। उसके बाद अब इसमें जो है वो रिमार्क्स में अगर मान लीजिए कि आपके पास आपकी जो ओपनिंग सीक्वेंस है उसमें ग्राफिक्स पैकेजिंग भी है और इमेजेस भी हैं, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि उसमें ग्राफिक्स और इमेजेस दोनों हैं। इस तरीके से आपका एक यूनिट जो है वो तैयार हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम आपका उसमें ऑडियो क्या है, ऑडियो में एक एंकर है जो कि हेलो कर रहा है और स्वागत कर रहा है दर्शकों का, और उसके बाद वो अपनी बात को रख रहा है। तो हमने ऑडियो में रखा है एंकर लिंक, और फिर एंकर क्या कहेगा ये इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, मतलब शुरू की क्या लाइन होगी और लास्ट के क्या वर्ड होंगे, ताकि सबको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पर ये एंकर का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि वीडियो में क्या होगा, वीडियो में कैमरा जो है वो जूम करेगा या ट्रैक करेगा, मतलब किस तरीके से कैमरा किस शॉट से फाइनल किस शॉट तक आएगा। मान लीजिए कि कैमरा अगर जूम कर रहा है तो एक वाइड शॉट होगा, एक बड़ा खुला हुआ शॉट होगा, और उसके बाद वो जूम इन करके जो है वो अगर वो हमने मिड क्लोज़अप रखा है तो हमारा मिड क्लोज़अप आ जाएगा, या अगर हमको मिड शॉट रखना है तो मिड शॉट तक आएगा, या अगर हमको लॉन्ग शॉट रखना है तो लॉन्ग शॉट पर आ करके वो कैमरे की जूमिंग ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर है जो एंकर। तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद हमारा ग्राफिक्स का डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि जो भी एंकर है उसमें हम एक एस्टन बैंड, एक पट्टी स्लाइड इन कर देते हैं जिसके ऊपर हम जो भी एंकर है या जो भी कैरेक्टर है उसमें उसका नाम आ जाता है। तो ये ग्राफिक्स का पार्ट है, इसलिए हमको इसको ग्राफिक्स में रखना पड़ेगा। इस पूरी चीज़ का ड्यूरेशन क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमने 30 सेकेंड रख दिया, तो 30 सेकेंड में तक ये चलेगा। इसका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। और उसके बाद रिमार्क में हम ये लिख सकते हैं कि इस शॉट के बाद या इस शॉट से पहले किस तरह का, अगर कोई ट्रांजिशन होगा तो किस तरह का होगा, कोई वाइप हो सकती है, कोई डिज़ोल्व हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी था कि जो आपका स्ट्रक्चर और स्क्रिप्ट होती है शूटिंग की, एक नॉन फिक्शन के प्रोग्राम की, वो इस तरीके की होती है। और आपको इन सारे खानों में, इन सारे जो आपके कॉलम्स हैं उसमें ये सारी डिटेल आपकी होनी चाहिए, ताकि कोई भी, मतलब आपकी टीम का कोई भी मेंबर उस चीज़ को, अगर उस स्क्रिप्ट को अगर देखता है तो उसको पूरा समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी और उसमें क्या वीडियो होगा, क्या ऑडियो होगा, क्या ग्राफिक्स होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, वगैरह वगैरह। तो आपका एक कंप्लीट कंट्रोल
हो जाता है। अच्छा, अब ये एक मैंने आपको बात बताई जो कि हमारी नॉन फिक्शन की स्क्रिप्ट और स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टूडियो का प्रोडक्शन हो सकता है या बाहर का हो सकता है। मगर जब हम लाइव सिनारियो में जाते हैं, जब हमारे पास स्टूडियो का मल्टी कैमरा प्रोडक्शन होता है, तब यही इसी स्क्रिप्ट का आकार जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है और उसको हम स्टूडियो रन ऑर्डर कहते हैं या रन ऑर्डर कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये एक बेसिक सी टेम्पलेट है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, वही सीरियल नंबर, वही ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स। अब टाइम में जो है वो अगर आप फ़र्क देखेंगे तो इसमें क्लॉक आ जाती है। मान लीजिए 12 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है या 1 बजे शुरू हो रहा है या 2 बजे शुरू हो रहा है, तो एग्जैक्टली जो है वो बाय द क्लॉक ये स्टार्ट होता है और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन होती है। और इसी टेम्पलेट में आप एक एक्सेल शीट में इसके ऊपर जाते रहते हैं, मतलब नेक्स्ट चीज़ पर आप जाते रहते हैं। इसमें आपके एक स्टूडियो के एनवायरनमेंट में अलग अलग लोग होते हैं जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई आदमी ग्राफिक्स पे होता है, एक व्यक्ति डायरेक्ट कर रहा होता है, कोई पैकेज चलाने हैं तो वो एक व्यक्ति वीटी पैकेज चलाता है। एक आपका जो डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है वो आपको जो है वो टिप करता रहता है, वो क्लॉक आपको बताता रहता है कि कितना समय हो चुका है और अब हमको नेक्स्ट आइटम के लिए पढ़ना है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि वो जो है वो एक नॉन लाइव सिनारियो का समझ लीजिए रन ऑर्डर था या शूटिंग स्ट्रक्चर था। और ये जो हम बाद में जो मैंने आपको दिखाया था वो आपका लाइव एनवायरनमेंट में जब आप स्टूडियो में प्रोडक्शन करते हैं और अक्सर जो है वो मल्टीपल कैमरास होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कैमरा होते हैं। उसके ऊपर हम आएंगे इसके बाद। तो अब यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मतलब अब क्योंकि हमने बात करी है एक स्टूडियो रन ऑर्डर की और लाइव सेटअप की, तो हम इसको विस्तार से आपको समझा दें ताकि अगर आप कभी लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कैसे होगा। तो जो निर्देशक, निर्माता, प्रोड्यूसर कहिए या डायरेक्टर कहिए, उसको मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। अगर मान लीजिए कि एक टॉक शो है स्टूडियो में जिसमें एक एंकर है और एक गेस्ट है, मल्टी कैमरा सेटिंग है। अभी आप जो हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं ये भी एक लाइव स्टूडियो एनवायरनमेंट का लेक्चर है जिसमें मल्टीपल कैमरा हैं। आपने शुरू में देखा था तो जो जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन किया वो हमारे साथ थी, तो एक एंकर थी और मैं एक गेस्ट हूँ उस फॉर्म में। और एक कैमरा जो है वो पूरा दोनों का शॉट ले रहा था और उसके बाद फिर जब हमारी बात हुई तो दूसरे कैमरा पे आप चले गए, तो वो स्विच हुआ, वो कट किया गया और वो एक लाइव सिनारियो में कटिंग हुई। तो ये जो है वो अभी हम जो हैं वो क्योंकि स्टूडियो के सेटअप में हैं इसलिए चीज़ों को रिलेट करना भी आसान है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। इसमें भी जो है वो एक रन ऑर्डर की ज़रूरत है जो आपको ये बताएगा कि कैसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में क्या आएगा, वो कितने सेकंड तक चलेगा, उसके बाद एंकर आएगा, एंकर कितनी देर बात करेगा, उसके बाद फिर वो गेस्ट के ऊपर स्विच करेंगे, कैसे स्विच करेंगे, वो एक कट होगा या डिज़ोल्व होगा। अब यहाँ पर जो है वो एक फ़िक्स शॉट है। मगर अक्सर आप कार्यक्रमों में देखते हैं कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कभी जो है वो बहुत कैमरा मूव करता हुआ एंकर के ऊपर आता है या गेस्ट के ऊपर आता है। तो ये वो सारे कैमरा टेक्निक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। मल्टी कैमरा सेटिंग में आप अगर मान लीजिए कि 3 कैमरा हैं आपके पास, तो आप एक कैमरे को जो है वो आप 2 शॉट पे रख देते हैं जिसमें गेस्ट और एंकर दोनों हैं। एक कैमरा जो है वो एंकर के ऊपर आप रख देते हैं जिसमें एंकर का एक मिड शॉट या मिड क्लोजअप होता है, और एक कैमरा आप गेस्ट के ऊपर रख देते हैं। अब इसी एनवायरनमेंट में अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई खाना पकाने से संबंधित या कुकरी शो है,
तो उसमें आप एक कैमरा और रख सकते हैं, जिससे आप जो भी चीज़ें जो एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है उसके ऊपर आप उसको फोकस कर सकते हैं। तो जो कैमरा आपका जिसको हम सेफ्टी शॉट कहते हैं, कि अगर किसी और कैमरा में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ टाइम लगता है, तो हम वापस उसके ऊपर हमेशा आ सकते हैं। तो उस कैमरा को हम जनरली जो है वो वाइड शॉट पर रखते हैं, जिसमें दोनों लोग दिख रहे हों। तो हम कभी भी उस पर वापस स्विच करके आ जाते हैं और उसको हम सेफ्टी शॉट की तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं आपको इसका भी एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये सेटअप देखें तो इसमें दो लोग हैं, एक समझ लीजिए कि गेस्ट है और एक एंकर है, और चार अलग अलग कैमरा हैं। अब ये इन इमेजेस के बारे में भी आपको बता दूं कि ये हम जो है वो इंटरनेट से कॉपी करके आपको समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप ठीक से समझ सकते हैं। और ये जिनकी है उनको हम उसका क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं, इनमें इस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप देखेंगे तो इनमें मतलब चारों कैमरा के ऊपर हमारे पास कैमरामैन है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो हम इसमें से एक कैमरामैन के बगैर भी काम कर सकते हैं और उस कैमरा पे को हम वाइड शॉट पे डाल सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक एक्सिस से ही शूटिंग हो रही है, एक ही तरफ से। मतलब अगर आप बीच में एक लाइन खींच दें तो एक 180 डिग्री का एरिया है जिसके अंदर से हम शूट कर रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। ये भी चीज़ आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो में जो है एक 180 डिग्री रूल होता है। उस 180 डिग्री रूल का मकसद ये है कि आप एक्सिस के उधर नहीं जाएं, क्योंकि एक्सिस के उधर आप अगर जाएंगे तो जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरफ से सब शूट कर रहे हैं तो हमेशा जो है वो बैकग्राउंड में आपको वही चीज़ दिखेगी। इसलिए अगर एक्सिस के उधर जाते हैं तो एक जंप सा लगता है, मतलब एक अजीब सा आपको इमेज में बदलाव लगता है। इसलिए उसका पालन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 180 डिग्री रूल ये होता है कि आप जिस तरफ से आप शूट कर रहे हैं, आपके सारे कैमरा उसी तरफ हैं सब्जेक्ट के, आप उसको जंप नहीं कर रहे हैं। अब आप उसको जंप कर कैसे सकते हैं, उसके भी तरीके हैं। आप एक कैमरा जो है वो एक्सिस लाइन पे रख सकते हैं, उसके बाद आप उस कैमरा पे जा सकते हैं जो एक्सिस के दूसरी तरफ है, जो उस लाइन के दूसरी तरफ है, जो 180 डिग्री का जो एरिया है उसके दूसरी तरफ है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक OTS, ओवर द शोल्डर जो शॉट होता है, उससे अगर आप शूट करें तो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दूसरे एक्सिस पे जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बीच में अगर आपको मान लीजिए कि इस एक्सिस से उस एक्सिस पे जाना है, मतलब इस साइड से उस साइड के कैमरा पे जाना है, तो आप कोई भी चीज़ का शॉट जो मतलब इस पूरे सिनारियो में है, जिसमें आपके सब्जेक्ट, आपका एंकर और गेस्ट जो भी लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, बस सिर्फ कटअवे आप ले करके फिर आप जा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आप जो है वो एक 180 डिग्री रूल के बारे में आपको मेरा सजेशन ये है कि आप विस्तार से पढ़ें भी, एक वीडियो प्रोडक्शन की किताब भी पढ़ें, और बाकी इंटरनेट पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, तो उसको पढ़ें और उसके बाद आप इसको और डिटेल में समझें। ये बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आप ये समझ लें कि अगर हमारा कैमरा जो है वो जिस तरफ है, अगर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब उस 180 डिग्री की लाइन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारा बैकग्राउंड बदल जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए जो है वो एक जंप लगेगा। तो हम जो है वो अपने मल्टी कैमरा सेटअप में एक्सिस के एक तरफ ही रहते हैं ताकि वो जंप ना आए। ये मेन मोटी बात ये है। और उसको कैसे हमको उस रूल को तोड़ना है और उसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको ये भी इसके कुछ मैंने पहलू आपको बता दिए। बाकी आपको और विस्तार में समझना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको आप पढ़िए और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि रन ऑर्डर में जो है वो आप क्लॉक से चलते हैं।
हर पार्ट का, हर आइटम का ड्यूरेशन डिफाइन है। उस ड्यूरेशन को आप जनरली ब्रीच नहीं करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उस ड्यूरेशन के अंदर ही रहें। अगर कुछ वो ड्यूरेशन उस चीज़ की आगे बढ़ती है तो फिर आगे की चीज़ को थोड़ा छोटा करना पड़ता है आपको। इसलिए अच्छा है कि आप फिक्स ड्यूरेशन से चलें, तो आपका प्रोग्राम जो है वो एक निश्चित समय पर शुरू होगा और एक निश्चित समय पर उसका अंत होगा। थोड़ा बहुत ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो जाती है तो वो संभाल लिया जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं। मगर एक प्रोफेशनल वे ये है कि आप बाय द क्लॉक आप फंक्शन करें और ड्यूरेशन को ब्रीच ना करें। जितना ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन के आप अंदर ही रहें। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि आप के जो कैमरा के प्लेसमेंट हैं, इनमें आपके फ़िक्स कैमरा हो सकते हैं। आपका कैमरा जो है वो ट्रैक पे हो सकता है। ट्रैक जो है वो ट्रैक ट्रॉली बेसिकली एक समझ लीजिए एक पटरी जैसी स्टूडियो के फ्लोर पे बिछा दी जाती है, जिसके ऊपर हम कैमरा, मतलब एक ट्रॉली के ऊपर कैमरा रख देते हैं और वो मैनुअली भी ढकेला जाता है, वो ऑटोमेटेड भी होता है। तो उससे जो है वो कैमरा पूरा मूव होता है, चाहे सीधा हो या सर्कुलर मोशन हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कभी कभी जो है वो हम एक कैमरा स्टूडियो में ट्रैक पे रख देते हैं। उसके अलावा आप क्रेन पे भी आपने देखा होगा, अक्सर प्रोग्रामों में बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो वो कैमरा क्रेन पे होता है, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट है, एक इम्पैक्ट है, मतलब स्टाइल के तौर पर भी उसको यूज़ किया जाता है। फिर अब क्रेन का एक और अच्छा इंटरेस्टिंग जो है वो इक्विपमेंट आ गया जिसको हम जिमी जिब बोलते हैं। तो जिमी जिब पे आप कैमरा माउंट कर लेते हैं और नीचे से उसका ऑपरेटर जो है वो उसको देख लेता है कि कैमरा को कहाँ पर रखना है, कितना टिल्ट करना है, वो सारा ऑटोमेशन से हो जाता है। तो वो भी चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडियो का जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि स्टूडियो में जो आपका एक तरीके का फ्लोर प्लान होता है, उसमें होता है कि आपका आप अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये एक मल्टी कैमरा शूटिंग हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 कैमरा लगे हुए हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि चारों कैमरा जो हैं वो इस 180 डिग्री की जो लाइन है उसके एक तरफ ही हैं, कोई कैमरा दूसरी तरफ नहीं गया है। लाइट्स जो हैं वो आगे से भी हैं, पीछे से भी हैं। लाइटिंग की बात जो है वो और डिटेल में हम दूसरे सेशन में करेंगे। अभी हम आपको एक मल्टी कैमरा सेटअप की बात आपको समझा देते हैं। अगर आप इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वाइड सा शॉट रख करके यहाँ पर एक जो है वो मतलब कुकरी शो के सेटअप की बात है, तो खाने से, भोजन से संबंधित चीज़ें हैं। तो उसमें हमने जो है वो एक कैमरा, अगर आप अपने सबसे सामने वाले की स्क्रीन देखते हैं तो उसको हमने सेफ्टी शॉट पे रखा हुआ है, जो एक थोड़ा सा वाइड सा शॉट है जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके ऊपर अब क्योंकि ये फिक्स रहेगा कंटिन्यूसली जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, तो हमको इसमें शॉट साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर कैमरामैन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बाकी अगर आप राइट साइड वाले कैमरामैन को देखेंगे तो वो बेसिकली जो है वो एक क्लोज़अप ले रहे होंगे। जो महिला हैं इसमें, उनका जो कि एंकर हैं या जो बना रही हैं, ये तय कर पाना मुश्किल है यहाँ पर से देख करके कि कौन इसमें एंकर है और कौन जो है वो मुख्य किरदार है जो कि गेस्ट है। और उसी तरीके से जो आपको जो एकदम लेफ़्ट साइड वाला कैमरामैन है, वो जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उनके ऊपर उनके मिड शॉट को ले रहा होगा या उनके क्लोज़अप को ले रहा होगा। ये लोग जो हैं राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, ये लोग जो हैं वो बीच बीच में शॉट साइज़ चेंज भी करते रहेंगे। शॉट साइज़ किस टाइम चेंज करेंगे? उस टाइम चेंज करेंगे जब इनका कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं होगा। और वो कैसे पता चलेगा? वो हमें सारे कैमरा मैन जो हैं उनके आप देखेंगे कि उनके कान के ऊपर एक हेडफोन है और उनके फेस के सामने एक माइक है जिसको हम टॉक बैक सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडियो से जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है वो जो भी डायरेक्शन दे रहा होगा वो इनको बताएगा भी कि अब आपके कैमरे का शॉट रिकॉर्ड हो रहा है। तो और इसके अलावा जो है वो आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग लाइट होगी एक छोटी सी, वो भी जलने लगेगी जिस वक्त आपके कैमरे का जो आउटपुट है वो प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो पीछे वाले जो एक हैं, ये कैमरामैन लेफ़्ट साइड में जो आपके सबसे सामने दिख रहे हैं, सबसे नज़दीक आपको दिख रहे हैं, वो ये भी अपने शॉट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये एक काम ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं
जो मतलब जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जो सब्ज़ी फल वगैरह ये सारी चीज़ें जो टेबल पे हैं, इनके क्लोज़अप पे फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा हाथ के मूवमेंट को दिखा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो मतलब जो छोटे छोटे कटअवेज हैं बेसिकली एक साइड एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में जाने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो सारे शॉट वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से एक मल्टी कैमरा शूटिंग का एनवायरनमेंट होता है कि स्टूडियो की जो फ्लोर होती है उसमें उस पे ये कैमरा पर्सन होते हैं जो अलग अलग शॉट साइज़ को शूट कर रहे हैं, और अंदर से डायरेक्टर जो है वो कमांड जो भी दे रहा है वो कमांड इनके हेडफोन पे आएगा। तो इनको पता होगा कि कब इनको शॉट साइज़ चेंज करना है, कब इनको स्टे करना है, कब इनको जूम करना है, कब इनको पैन करना है, कब इनको टिल्ट करना है। तो इस चीज़ पर भी जो है वो अब क्योंकि ये इन सारी चीज़ों की बात हमने करी है तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा विस्तार से आपको समझा दूँ। पैन बेसिकली होता है जब हम कैमरा को मतलब कैमरा को एक दिशा से दूसरी दिशा में मूव करते हैं, इसको हम पैन कहते हैं। मतलब एक शॉट साइज़ हमने फिक्स कर लिया, चाहे वो क्लोज़अप है या तो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हम आ रहे हैं तो वो पैन हो जाएगा, या किसी कोई इमारत है तो वो एक साइड से एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं एक एक्सिस में, तो उसको पैन कहते हैं। टिल्ट क्या होता है? टिल्ट अप या टिल्ट डाउन, मतलब कैमरे को जो है वो नीचे हम करेंगे तो टिल्ट डाउन होगा और ऊपर करेंगे तो टिल्ट अप। तो कभी आपने शॉट में देखा होगा कि हम जो है वो पैर से शुरू करते हैं और फिर फेस तक ले करके जाते हैं शॉट को, तो ये टिल्ट अप हो गया। और कभी ऐसा होता है कि हमने फेस से शुरू किया और पैर तक ले गए। इसी तरीके से मतलब ये तो एक व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी इमारत के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप टिल्ट और पैन, ये दो टेक्निक्स हैं कैमरा के मूवमेंट की। जूम क्या है? जूम है जब हम एक बड़े शॉट से छोटे शॉट पे जा रहे हैं। क्रेन क्या है? क्रेन जब हम किसी जगह से कहीं पर आ रहे हैं, चाहे तो फिक्स शॉट में क्रेन के साथ साथ लोग अक्सर जूम भी कर लेते हैं। जूम इन जो है वो जब हम एक लॉन्ग शॉट से क्लोज पे जा रहे हैं, और जूम आउट क्या है कि जब हम एक क्लोज शॉट से वाइड शॉट पर जा रहे हैं। इसी तरीके से जिब है, जिब पे भी एक फिक्स शॉट पे जनरली जो है वो हम एक जगह से मतलब वो कैमरा पूरा कैमरा ही मूव कर देता है। तो ट्रैक, जिब, क्रेन, पैन, टिल्ट, जूम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और स्टूडियो के फ्लोर पे जो है वो आपके कैमरा पर्सन जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और स्टूडियो के फ्लोर के अलावा अब यहाँ पर डायरेक्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये डायरेक्टर जो है वो बेसिकली वो कंट्रोल रूम में है, जिसकी बात हम जो है वो अगले सेशन में करेंगे। इसलिए ये चीज़ जो है वो ये बाहर का पोर्शन था, और इसके बाद अंदर का जो पोर्शन है स्टूडियो का दूसरा हिस्सा जो है, इसके बारे में विस्तार से अगले सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार। वीडियो और टीवी प्रोडक्शन के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अब एक मल्टी कैमरा स्टूडियो सेटअप की, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडियो का पार्ट, मतलब कि स्टूडियो में क्या क्या गतिविधि होती हैं, स्टूडियो में क्या क्या होता है। हमने अभी तक पिछले सेशन में आपसे बात करी थी कि स्टूडियो के बाहर, स्टूडियो के अंदर क्या सेटअप होता है। अब हम बात करें कि स्टूडियो का जो दूसरा पार्ट है, जो कंट्रोल रूम का पार्ट है, उसमें क्या होता है। तो एक तो स्टूडियो फ्लोर है जहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पर हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जहाँ पर कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट है एक जब हम लाइव एनवायरनमेंट में, जब हम मल्टी कैमरा एनवायरनमेंट में हम प्रोग्राम की शूटिंग कर रहे हैं। तो स्टूडियो के अंदर का जो पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो है कंट्रोल रूम का, जिसको आप पीसीआर हम टीवी की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। पीसीआर में हमारे पास पीसीआर में कौन कौन होता है। पीसीआर में एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, जो भी प्रोग्राम का पूरा दिशा निर्देश तय करता है, जो पूरे प्रोग्राम का संचालन करता है। और वही जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है वो सबको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, जिसमें कंट्रोल रूम के अंदर के लोग हैं और आपके स्टूडियो फ्लोर पे जो लोग हैं, जिसमें आपका एंकर भी है, जिसमें आपके कैमरामैन भी हैं। और पहले जो है वो हमारे पास फ्लोर मैनेजर भी होते थे। अब फ्लोर मैनेजर का काम जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया। तो कभी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल सेटअप होता है, तब हम फ्लोर मैनेजर भी रखते हैं, जो पूरे फ्लोर पे क्या क्या होना है इस चीज़ को कंट्रोल करता रहता है और उसके मुताबिक जो है वो क्यू देता रहता है। अब क्योंकि हमारे पास ऐसे फोल्ड बैक सिस्टम है स्टूडियो से कि हम डायरेक्टली सबको निर्देश दे सकते हैं, तो हमको ज़्यादातर केसेस में फ्लोर मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल रूम में या पीसीआर में कौन कौन होता है। एक ऑनलाइन एडिटर होता है, जो कैमरा के जो भी हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं अलग अलग कैमरा से, उनको एक और दूसरे के बीच में स्विच करता है। वो एक विजन मिक्सर होता है, जो हम आपको दिखाएंगे आगे। उस विजन मिक्सर पे एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट पे आप स्विच करते हैं। कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि सीधे आपने कट कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि उस पर एक हैंडल लगी रहती है, जिसको हम फेडर बोलते हैं। तो उससे आप जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट आप की कर देते हैं, चाहे वाइप हो या डिसॉल्व हो। तो उससे आप एक कैमरा से दूसरे कैमरा पे आप इफ़ेक्ट के साथ स्विच कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कौन होता है, उसके अलावा हमारे पास एक ग्राफिक्स का सेट यूनिट होता है, जिसमें एक मशीन पे एक ग्राफिक्स ऑपरेटर बैठा होता है। तो कहीं पर हमको ग्राफिक्स से संबंधित चीज़ें चाहिए होती हैं एक लाइव एनवायरनमेंट में, मल्टी कैमरा रिकॉर्डिंग में, तो उस जगह पर वो ग्राफिक्स का इनपुट देता है, जो कि फिर वो हमारा जो स्विचर होता है, जो ऑनलाइन एडिटर होता है, वो उस इनपुट को अपने वीडियो स्विचर से ले लेता है उसका उस पर्टिकुलर चीज़ को, चाहे वो नाम का सुपर हो या कोई ग्राफिक्स का पैकेज हो या कोई साइड में कोई ग्राफ आ रहा हो या कोई स्टैटिस्टिक आ रही हो, जैसा कि आप अक्सर क्रिकेट मैच वगैरह में देखते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों में जब हम इंफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम इंफोटेनमेंट वाले प्रोग्राम दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम जो होते हैं, उनमें आप देखते हैं तो वो सारे इनपुट जो हैं वो ग्राफिक ऑपरेटर जो होता है वो जनरेट करता है, वो बना करके रखता है और वो आपको उस समय पर वो दे देता है। और वो जो रन ऑर्डर होता है, इस रन ऑर्डर से उसको पता होता है कि कहाँ पर उसको ग्राफिक्स का क्या इनपुट प्रोवाइड करना है, और वो डायरेक्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि कहाँ पर अब ग्राफिक का इनपुट आएगा, कहाँ पर कैमरा आएगा, कौन सा कैमरा अब आएगा। और उसके अलावा एक वीटी ऑपरेटर होता है, जो वीटी बेसिकली उसका फुल फॉर्म है वीडियो ऑन टेप। अब तो टेप का ज़माना नहीं रहा, तो अब सारी चीज़ें हार्ड ड्राइव पे होती हैं, तो मगर काम वही होता है। वो वीटी ऑपरेटर जो है वो सारे पैकेजेस, अगर मतलब बीच बीच में आपको वीडियो के पैकेजेस चलाने हैं कहीं पर प्रोग्राम में, तो वो पैकेजेस जो है वो उनको क्यू करके रखता है
और उसका इनपुट वो वहाँ से वो प्ले कर देता है और फिर इधर से विजन मिक्सर पे जो ऑनलाइन एडिटर होता है वो उसका इनपुट उसको स्विच कर लेता है। इस तरीके से फिर मतलब जैसे लाइव एनवायरनमेंट में जैसे आदमी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बीच में कोई वीडियो चलना है तो वो वीडियो आना शुरू हो जाता है, और जब तक वो वीडियो चलता है तो उस वीडियो के ऊपर अक्सर ये होता है कि आप फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच या और किसी स्पोर्ट्स में देखते हैं कि कभी कभी वीडियो चल रहा होता है और उसमें कोई म्यूज़िक या ऑडियो या कमेंट्री नहीं चलती, बहुत हल्का करके चलाते हैं और उस वीडियो के विश्लेषण होता रहता है। जो स्टूडियो में जो लोग जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपका एक साउंड रिकॉर्डिस्ट बैठा होता है स्टूडियो में, जो आपको साउंड के सारे इनपुट कहाँ पर कितना देना है, कहाँ पर हम उसको वीडियो पैकेज है उसका साउंड कहाँ पर उसको बढ़ाना है, कहाँ पर उसको कम करना है, कहाँ पर उसको मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि कोई वीडियो स्टार्ट होता है तो एकदम से मतलब लाउड आवाज़ नहीं आती, धीरे धीरे से जो है वो तेज़ होता है, उसके बाद ख़त्म होने पर जो है वो धीरे धीरे से निकल जाता है। तो इसीलिए उसका काम ये होता है कि उसको कहाँ पर फेड इन करना है। फेड इन करना मतलब एक चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब एक धीरे से स्टार्ट करना, और फेड आउट करना मतलब उसको धीरे से निकाल देना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ऑडियो से संबंधित, वो ऑडियो कंसोल या साउंड मिक्सर जो होता है, हमने अभी जब बात करी तो वो विजन मिक्सर की थी, ये साउंड मिक्सर की बात कर रहा हूँ। तो साउंड मिक्सर का जो ऑपरेटर होता है वो उसका ये काम होता है तो मेनली जो है वो ये सारे, और इसके अलावा डायरेक्टर का एक असिस्टेंट होता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं जिनमें लाइव जो है, मान लीजिए मैच है तो वो कई घंटे तक लगातार चल रहा है, तो बीच बीच में कभी डायरेक्टर जो है वो किसी और काम में अगर लग जाता है तो असिस्टेंट जो है वो उसका काम संभाल लेता है। वैसे मेनली जो है वो जिम्मेदारी पूरी डायरेक्टर की होती है, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो उसको क्यू देता रहता है हर चीज़ पर, क्योंकि अगर मैच का सिनारियो होता है तो वो अक्सर वो देखता रहता है कि कहीं पर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है, वो उसको पॉइंट आउट करता है। या जब कोई पैकेज चल रहा है तो वो उसको क्यू देता रहता है कि मतलब उसका काउंटडाउन, कि जब 10 सेकंड बचे रह गए हैं उस पैकेज में, तो उसको डायरेक्टर को पता होता है कि अब वो किस चीज़ के ऊपर, अब वो किस शॉट के ऊपर जाएगा या ग्राफिक्स के ऊपर जाएगा या किस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर जाएगा। तो उसको वो समय पता चलता रहता है कि अब उसको कब जाना है। तो जब वो काउंटडाउन ख़त्म होता है तो वो बता देता है अपने ऑनलाइन एडिटर को, जो विजन मिक्सर पे बैठा हुआ है, कि अब आपको नेक्स्ट ये कट करके या डिज़ोल्व करके या फेड इन करके या वाइप करके आपको इस चीज़ के ऊपर जाना है। तो इस तरीके का एक सेटअप होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इसको दिखा भी देता हूँ कि इसको हम स्टूडियो कंट्रोल रूम या पीसीआर बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि पीछे की जो वॉल है इस पे एक आजकल, पहले तो हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे मॉनिटर होते थे, अब हम क्या करते हैं कि एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा करके और उसमें पार्टीशन करके और उसमें अलग अलग इनपुट, मतलब जो कैमरा के सारे इनपुट आ रहे हैं, जो ग्राफिक्स के इनपुट हैं, जो वीटी के इनपुट हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सब सामने होते हैं। तो डायरेक्टर को के सामने जो है वो उन सारे इनपुट के ऊपर जो है वो लिखा भी रहता है कौन सा कैमरा है, कौन सा ग्राफिक्स है, कौन सा कैमरा 1 है, कौन सा कैमरा 2 है, कौन सा कैमरा 3 वगैरह वगैरह। और बीच में जो है, बीच वाली चेयर पे आप देखेंगे कि अभी छोटा सा दिख रहा है, मगर मैं उसको आपको अलग से दिखा दूंगा। एक विजन मिक्सर है, एक तरफ ग्राफिक्स वाला होगा, एक तरफ साउंड वाला होगा। इस तरीके से जो है वो पूरा एक सेटअप होता है। और इनमें मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन कौन। डायरेक्टर रहेगा, वो चाहे या तो खड़ा भी हो सकता है या बैठ भी सकता है अपनी जगह पर कमांड देने के लिए। अब मैं आपको विजन मिक्सर का उदाहरण दिखाता हूँ। इस तरीके का होता है विजन मिक्सर। बेसिकली आप देखेंगे इसमें जो बटन आपको दिख रहे हैं, मतलब हरे, ऑरेंज, वाइट, इस तरीके के, इन सब को हम बसेस बोलते हैं। तो वो एक एक लाइन में जो है वो बसेस हैं। तो एक बस से दूसरी बस, मतलब एक इनपुट से दूसरे इनपुट पे हम स्विच करते हैं।
वो ऑनलाइन एडिटर करता है। और अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो एक हैंडल आपको दिखेगी, एक नीचे एक ऊपर है, ये फेडर्स हैं बेसिकली। तो जब हम एक बस से दूसरी बस को क्यू कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर हमको कैसे जाना है, तो हम वो फेडर को यूज़ कर लेते हैं। जब हमको डिज़ोल्व या वाइप या कोई वीडियो ट्रांजिशन चाहिए होता है एक पर्टिकुलर आउटपुट से दूसरे आउटपुट पे जाने के लिए, मतलब एक कैमरा से दूसरे कैमरा पे, या कैमरा से ग्राफिक्स पे, या कैमरा से वीटी पैकेज पे या कैमरा से स्टैटिस्टिक्स पे, इन सारी चीज़ों पे, तो ये फेडर है बेसिकली, इसको फेडर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वीडियो स्विचर कहते हैं। इसको ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को हम ऑनलाइन एडिटर भी कहते हैं और स्विचर भी कहते हैं। मेनली ऑनलाइन एडिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब उसी समय एडिट हो रहा है। मतलब बाकी प्रोग्रामों में क्या होता है कि आप रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपने एडिट मशीन पे ले जाते हैं और उस एडिट मशीन पे उसको जो है फिर आप कट करते हैं कि एक शॉट से दूसरे शॉट पे आना है, क्या हमको इफ़ेक्ट चाहिए, क्या किस तरह का ट्रांजिशन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप अपना सारा प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं ले जा कर के एडिटिंग टेबल पे। तो वो एक ऑफलाइन एडिटिंग होती है, ये एक ऑनलाइन एडिटिंग है जिसमें हम लाइव स्विच करते हैं, मतलब उसी समय जैसे हो रहा है वैसे। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, कभी ये भी होता है कि हम अब जैसे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें हम लाइव जा रहे हैं, मतलब उसी समय आप देख रहे हैं। और कभी ये भी होता है कि मल्टी कैमरा से आप पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको ऑनलाइन आप एडिट कर लेते हैं या ऑनलाइन स्विच कर लेते हैं। उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें फिर आप ले जाते हैं उसको एडिटिंग के ऊपर और उसमें फिर कुछ चीज़ें उसमें जोड़ते हैं, कुछ उसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, उसको और सुंदर बनाते हैं और चीज़ें उसमें और एलिमेंट्स डालते हैं। तो वो उसका एक पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो मतलब आप जिसमें आपका लाइव मतलब उसी समय जो है वो टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, बाद में होता है, मगर आपका स्विच जो है मतलब वो उसकी एडिटिंग जो है वो लाइव स्टूडियो के एनवायरनमेंट में होती है। तो ये भी एक कैटेगरी है कार्यक्रम की। तो मैंने आपको विजन मिक्सर के बारे में बता दिया। अब आपने देख लिया कि किस तरीके से जो अलग अलग कैमरा के जो इनपुट हैं वो हमको कैसे दिखाई देते हैं, और उस हिसाब से जो निर्देशक है या निर्माता जो कार्यक्रम का है वो तय कर पाता है कि उसको कौन सा कैमरा का इनपुट या क्या चीज़ जो है वो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब कैमरा के जो इनपुट हैं वो मेनली उसी समय में वो प्री डिसाइडेड इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कभी वो किसी कैमरा को यूज़ करेगा, उससे कोई शॉट जो है वो शॉट साइज़ चेंज करवा सकता है, कभी किसी और कैमरा को यूज़ करेगा, उससे कोई शॉट साइज़ चेंज करवा सकता है। तो वो चीज़ जो है वो कैमरामैन उसी समय निर्देशक जो है वो उसी समय तय करता है कि उसको इस कैमरा के बाद जो है वो दूसरा इनपुट कौन से कैमरा पे लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कैमरा से का एक शॉट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है जिस पे और उसी समय जो है वो डायरेक्टर चाहता है कि दूसरे कैमरा जो कि वाइड शॉट पे है उसको चाहता है कि वो जूम इन करे। तो वो उसको बोलता है कि इतने इस शॉट साइज़ पे जाओ और फिर इसको जूम इन करना और यहाँ तक जा कर के जूम इन ख़त्म होगा, यहाँ पर इस शॉट पे जाके ख़त्म होगा। तो वो उसको उसके ऑडियो फोल्ड बैक पे जो टॉक बैक सिस्टम है उस पर कमांड देगा, और फिर जब वो जैसे ही जूम इन करना स्टार्ट करेगा तो वो उसको स्विच कर लेगा ऑनलाइन एडिटर से कह करके, और वो शॉट वहाँ पर जाएगा और फिर वहाँ पर रुक जाएगा। उसके बाद फिर उसको किसी और शॉट पे आना है या किसी कटअवे पे आना है। कटअवे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पूरा आपका जो वाइड शॉट में जो आपका सीन था उसमें कोई भी एलिमेंट, कोई तस्वीर हो, कोई कटलरी हो, कोई सब्जेक्ट हो, हाथ का शॉट है या कोई एक्सप्रेशन है, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो जिस पे वो एक एम्फेसिस एक जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं चारा निर्देशक, तो वो जो है वो कटअवे कहलाता है। और कटअवे का मैंने आपको एक और उपयोग बताया था कि कटअवे को यूज़ करके आप 180 डिग्री
रूल जो है वो उसको डिफाई कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। मतलब अगर आपको दूसरे एक्सेस पे जाना है, दूसरे एक्सेस से के वाले शॉट पे जाना है, तो आप कटअवे पे जा करके और फिर उस एक्सेस पे जा सकते हैं, तो वो जंप नहीं लगेगा। वीटी इनपुट मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिकली कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है वो है वीडियो ऑन टेप, जो कि अब हमारा सब हार्ड ड्राइव पे होता है। तो जो भी पैकेजेस होते हैं उनको चलाने के लिए वो एक वीटी ऑपरेटर होता है, जो कि एक निर्धारित समय पर जब डायरेक्टर कहता है कि हाँ अब वीटी को प्ले करें, वो वीटी प्ले करता है। फिर वो ऑनलाइन स्विचर को बोलता है कि अब वीटी का इनपुट आप जो है वो अपने कार्यक्रम में ले लें, तो वो पैकेज वो ले लेते हैं, वो कट करके या डिज़ोल्व करके जैसे भी डायरेक्टर तय करता है। और उसके बाद जो है वो फिर से वापस जाना है उसी पर्टिकुलर शॉट पे, तो फिर वो जैसे ही वीटी पैकेज ख़त्म होने वाला होता है, तो जो वीटी ऑपरेटर है या जो असिस्टेंट है वो काउंटडाउन देता है कि अब 10 सेकंड रह गए, अब 9 सेकंड रह गया, अब 8, 7, 6, और जब मतलब 1 पे पहुंचता है तो फिर वो कमांड देता है कि अब वापस अब हम इस पर्टिकुलर हम ग्राफिक्स पे आएंगे, या अब हम कैमरा 1 पे आएंगे, या कैमरा 2 पे आएंगे, या कैमरा 3 पे आएंगे। तो उस निर्देश के अनुसार वो जो ऑनलाइन एडिटर जो है, जो आपका जो विजन मिक्सर पे ऑपरेटर बैठा है, वो उस चीज़ पे स्विच करके चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स का मैंने आपको बता दिया कि ग्राफिक्स जो है वो आप लाइव भी फायर करते हैं, मतलब उसी समय में लाइव ग्राफिक्स भी जाते हैं, और जो है वो आपके बहुत सारे एलिमेंट्स ग्राफिक के जो होते हैं जो आप पहले से बना करके रखते हैं। हाँ, आप उसको बनाते पहले से हैं, तैयार करके रखते हैं कि आपको कैसा, मतलब जो नाम के पीछे जो बैंड आएगा वो किस कलर का होगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर कोई एनिमेशन होगा, कुछ इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप बना करके रखते हैं। या आपकी जो फाइनल जो क्रेडिट रोल है जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, या प्रोग्राम के शुरू में अगर आपकी कोई ग्राफिक्स की सीक्वेंस है, तो वो उस सीक्वेंस में वो सारी सीक्वेंस जो है वो आप पहले से बना करके रखते हैं, और जब आप उसको स्टूडियो में जिस समय पर आपको चाहिए होती है तब वहाँ पर आप उसको फायर करते हैं, उसको चलाते हैं, और वो ऑनलाइन एडिटर जो है वो उसको ले लेता है। उसको लाइव ग्राफिक्स को फायर करने के लिए आपको कुछ विशेष किस्म के उपकरण या ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, जिनमें ज़्यादातर आजकल हम लोग जो हैं वो दो चीज़ें बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जो कि विज़ार्टी या विज़ार्टी लाइट, ये दो सेटअप हैं जिनसे हम ग्राफिक्स का लाइव सिनारियो में काम करते हैं। उसके अलावा अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब आपको प्रोग्राम बना करके उस पर ग्राफिक्स और एनिमेशन का काम बाद में करना है, तो वो सारी चीज़ें तो आप एक नॉर्मल एडिट पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको विज़ार्टी या विज़ार्टी लाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक महंगा सेटअप होता है, और इसमें जो हैं वो कुछ सस्ते ऑप्शन भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि विंडोज़ बेस्ड हैं, या एप्पल जो मैक की जो कंपनी है उन लोगों ने भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, अलग अलग कंपनीज़ ने। तो उसमें वो सस्ते ऑप्शन हैं जिनमें आप मेनली ये समझ लें कि अब जैसे आप अगर इस समय देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो जो ऊपर UGC CEC का जो एक ऊपर वो जो घूम रहा है, वो एक जो है वो एक लाइव ग्राफिक्स या बग है, वो उसको हम चैनल बग कहते हैं। नीचे जो आपके जो हमारे नीचे जो एक रेड लाइन पे और ब्लू लाइन पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये भी ग्राफिक्स इनपुट है, इसको हम टिकर कहते हैं। और फिर लेफ़्ट साइड पर एक क्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बेसिकली एक ग्राफिक का जो इक्विपमेंट होता है उससे जो ग्राफिक ऑपरेटर है वो उसका इनपुट दे करके रखता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर आपको कोई और ग्राफिक्स लाना है, जैसे एक नाम हमारा लिख करके आता है, उसके पीछे एक बैंड होता है जिसको एस्टन बैंड कहते हैं, वो ग्राफिक्स का इनपुट है, वो भी हम इस सिनारियो में लाइव फायर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए मैंने आपको ऑपरेटर्स बता दिए कि किस किस तरह के आप जो हैं वो इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक लाइव सिनारियो में ग्राफिक्स कैसे होता है। और इसी में जो है वो जैसे
कभी क्या होता है कि जो हमारा जो बग चैनल का चल रहा है, जो मैंने आपको राइट साइड में बताया, जो एक वो लोगो है व्यास का और उसके नीचे UGC CEC लिख करके आ रहा है, जो आप इस साइड आप देखेंगे, ये मेरी उंगली के पास। इस बग के पीछे कभी क्या होता है कि वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमको इस बग को शिफ्ट करना होता है। तो हम इसको राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट या ऊपर से नीचे ये भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो आपका जो ग्राफिक का अपरेटस है उसी पर होंगे, जिसको मैंने बताया कि विज़ार्टी पे या विज़ार्टी लाइट पे या लाइफ टाइप या मतलब और भी बहुत कई सारे एप्लीकेशन हैं जिन पे ये सारे काम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा मैंने आपको साउंड रिकॉर्डिस्ट का रोल बताया। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट का 2 रोल है। एक रोल तो ये है कि जो जहाँ पर स्टूडियो फ्लोर पे जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उन लोगों का ऑडियो जो अंदर साउंड आना है, तो अब वो किस तरह का माइक आपको यूज़ करना है। अगर 2 लोग हैं तो दोनों को आपने अलग अलग माइक दे दिए, 3 लोग हैं तो 3 को माइक दे दिए, 4 हैं 4 माइक दे दिए, मतलब इस तरीके से। या कहीं पर जो है वो मतलब ये सारे जो माइक, जो जैसे मेरे शर्ट पे जो माइक लगा हुआ है, इस माइक वगैरह की बात हम फिर एक सेशन में डिटेल में करेंगे। अभी एक मोटी मोटी आपको बात बता दें कि ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये हर तरफ से साउंड को कैच करता है। स्टूडियो एनवायरनमेंट में जनरली हम ये यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि जहाँ पर हमको माइक नहीं दिखाना है और जहाँ पर फिक्शन है या ड्रामा है, कुछ कैरेक्टर हैं, तो वहाँ पर हम जो है वो डायरेक्शनल माइक, जो एक एंगल पे ही साउंड को पिक करता है, उसको हम एक रॉड के ऊपर लगा देते हैं, जिसको हम बूम रॉड बोलते हैं या फिशिंग रॉड बोलते हैं। उसका माइक का फेस जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर, जो सब्जेक्ट या उस एक्टर के ऊपर जो बात कर रहा है, तो उसकी तरफ करके रखते हैं, तो वो उसकी आवाज़ को पिक करता है। अब अगर हमारे पास मतलब ज़्यादा माइक हैं, तो हम इन सारे माइक का इनपुट जो है एक ऑडियो मिक्सर में दे देते हैं, और उस मिक्सर से फिर हम तय कर लेते हैं कि हमको कब जो है वो किसका ऑडियो चाहिए। तो उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, जैसे विजन मिक्सर वाला व्यक्ति जो है या ऑपरेटर, वो ये डिसाइड करता है, स्विच करता है कि किस विजुअल से किस विजुअल पे जाना है। उसी तरीके से साउंड मिक्सर पे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, वो उस पर जो है वो एक इनपुट से दूसरे ऑडियो इनपुट पर जा सकता है, और कहीं पर उसको जो है वो कभी जो है वो आवाज़ कम हो गई तो उसका लेवल फेडर से बढ़ा देता है, और कहीं पर ज़्यादा हो रही है तो उसको फेडर से घटा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साउंड मिक्सर पे हो जाती हैं। उसके अलावा जो सारे हेडफोन्स का इनपुट है, और जो अंदर जो निर्माता निर्देशक है, उसका जो अपने टॉक बैक सिस्टम पे बोल रहा है, जिसका इनपुट सारे कैमरामैन्स पे जा रहा है, वो सारी जो माइकिंग है और वो सारी जो नेटवर्किंग है, वो आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट ही करता है, और पूरे ऑडियो की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो बाकी जो आपका असिस्टेंट है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का असिस्टेंट है, उसके काम के बारे में हमने आपको बता दिया कि वो रन ऑर्डर को फॉलो करता रहता है। सभी लोग रन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जब हम स्टूडियो के अंदर जाते हैं तो रन ऑर्डर की कॉपी लगभग सबको हम जो है वो दे देते हैं, और वो सब के पास रन ऑर्डर होता है। आपको उदाहरण के तौर पर एक और मैं तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये सामने जो बीच में जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये इसके सामने आप देखिएगा तो ये कागज़ पे रन ऑर्डर इसके सामने रखा हुआ है। इसके हाथ जो हैं वो विजन मिक्सर के ऊपर हैं, जिस पे जो है वो वीडियो को स्विच कर रहा है। पीछे जो है वो वीडियो वॉल है, जिसके ऊपर सारे कैमरा के आपको इनपुट दिख रहे हैं कि कौन से कैमरा से कौन सा शॉट आपको मिल रहा है। लेफ़्ट साइड में, इस विजन मिक्सर के लेफ़्ट साइड में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये डायरेक्टर है। ये अपने माइक पे जो है वो सबको निर्देश दे रहा है। उसके पीछे अगर आप एकदम राइट साइड में पीछे जो ग्लास की विंडो है, उससे आप देख सकते हैं स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है। और अब राइट साइड पे जो एक ऑपरेटर बैठी हुई हैं, उनके सामने स्क्रीन आप देख सकते हैं, वो ग्राफिक्स का जो है वो काम संभाल रही हैं। इसी तरीके से एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट में
जो है वो साउंड मिक्सर है जिस पे साउंड का ऑपरेटर है। तो इस तरीके से जो है वो एक टीम पूरी जो है इस कार्यक्रम का संचालन करती है, हर चीज़ को हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। और इस तरह से जो है वो हम एक स्टूडियो का जो प्रोडक्शन है उसको पूरी तरीके से इफ़ेक्टिवली अच्छी तरह से कर पाते हैं। अब इसमें जो है वो असिस्टेंट का मैंने आपको काम बताया कि असिस्टेंट का काम ये भी है कि जो ये भी बताता रहता है रन ऑर्डर के हिसाब से कि किस चीज़ में कितना समय बाकी रह गया है, अब हमको बाकी और क्या करना है, और बाकी चीज़ों को जो है वो स्टैंड बाई में तैयार करवाता रहता है या करवाती रहती है। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट ये भी क्यू देता रहता है डायरेक्टर को कि कब हमको जो है वो एक विज्ञापन के लिए ब्रेक पर जाना है, क्योंकि प्रोग्राम में जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो आप एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तो उसका भी क्यू आपको देता रहता है। और जब हम ब्रेक में जाते हैं तो जो हमारा ऑनलाइन एडिटर जो है वो जो कार्यक्रम जो चल रहा है उससे वो स्विच कर देता है जो कमर्शियल की तरफ, और वो कमर्शियल या तो वो वहीं से चल सकता है या फिर जो है वो एक मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहाँ से पूरा चैनल में का जो है वो संचालन हो रहा होता है। वहाँ पर जो है वो पूरे प्रोग्राम की मतलब एक जिसको हम FPC बोलते हैं, फिक्स पॉइंट चार्ट, उसमें जो है वो पूरे प्रोग्राम की दिन भर के कार्यक्रम की लिस्टिंग रहती है कि 10 बजे क्या होगा, फिर 10:30 बजे क्या होगा, फिर 11 बजे क्या होगा। तो मतलब मान लीजिए कि आप ये 10 से 11 वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, 11 से 12 वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ पर ब्रेक आएगी, तो जहाँ जहाँ पर ब्रेक आएगी उसमें वहाँ पर मास्टर कंट्रोल रूम में वो सारे कॉमर्शियल जो हैं वो क्यूड हैं। और जब PCR से हम फिर क्या करते हैं, हम PCR से MCR में स्विच कर देते हैं कॉमर्शियल के लिए, और वहाँ से जो है वो कॉमर्शियल या विज्ञापन चालू हो जाता है। और इसी तरीके से फिर एक एंड में प्रोग्राम के जो है जब हमारा पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तो हम एक टाइटल सीक्वेंस या क्रेडिट सीक्वेंस या क्लोजिंग जो भी है प्रोग्राम की, उसको जो है वो ग्राफिक्स के इनपुट से प्ले कर देते हैं। और तो इस तरीके से जो है वो आपका कार्यक्रम एक लाइव एनवायरनमेंट में शुरू से आखिर तक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हमने आज के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं जिनमें हमको विस्तार से जाना है, उन चीज़ों को हम आगे के सेशंस में आपको डिटेल में समझाते रहेंगे। धन्यवाद। Now with this note, thank you sir, thank you so very much for giving us a productive session once again. And dear friends, we believe that you might have got maximum knowledge on TV and video production, and if you want to have a lecture on a particular session under the series TV and video production, then you can mail us at info.cc@ic.in, and very soon we are going to upload this lecture on YouTube for you, so that you can access this lecture the number of times you wanted, and afterwards you can give your feedbacks. We would be meeting again very soon. Till then, take care. Goodbye. Thank you, sir. Thank you so very much.